नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क नेपाल में लगातार आए हुए संकटों के बारे में। क्यों दो तरफा संकटों से नेपाल जूझ रहा है इस वक्त, जिसमें भारत उसकी लगातार सहायता कर रहा है और भारत ही एकमात्र ऐसा दोस्त है जो कि इस वक्त विपदा की घड़ी में नेपाल के साथ लगातार खड़ा है। आपको बता दें, कोरोना महामारी नेपाल में भी लगातार पैर पसार रहा है। नेपाल में अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने या आंकड़ों की बात करें नेपाली सरकार की, तो जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो वाकई तेजी से बढ़ रहे हैं। नेपाल में अब तक 5 लाख के करीब तक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज हो चुके हैं। ये 4,97,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। वहीं अगर मौतों की बात करें तो नेपाल में अब तक 6,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और ये आंकड़े वाकई तेजी से बढ़ रहे हैं नेपाल में, क्योंकि नेपाल में अगर देखा जाए तो चिकित्सकीय जो सामान है, चाहे ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स या हॉस्पिटल्स, तो इनकी भारी किल्लतें भी देखने को मिल रही है। ऐसा नेपाल की जनता का भी कहना है, जिसमें भारत लगातार नेपाल की सहायता कर रहा है। भारत अपने तरफ से ऑक्सीजन के टैंकर्स भेज रहा है, 2 टैंकर्स, 3 टैंकर्स, और लगातार भारत सरकार भी यही कह रही है कि वो आने वाले समय में और नेपाल को जितना हो सकेगा उतना मदद करेंगे इस विपदा की घड़ी में। अब नेपाल दो तरफा संकट से क्यों जूझ रहा है? एक तो हो गया कोरोना महामारी से जूझ रहा है, और दूसरा नेपाल की राजनीति पे भी सियासी जंग शुरू हो चुका है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी जो है वो खतरे में नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि जो विपक्षी पार्टी है नेपाल की, नेपाली कांग्रेस, वो सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। और ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी कई बार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई थी कांग्रेस। इस वजह से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। लेकिन एक बार फिर से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी जो है वो खतरे में नजर आ रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, और क्या इस बार उनकी कुर्सी जो है हाथ से चली जाएगी या रह पाएगी, ये तो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन जानिए जरा कि ये राजनीतिक सियासी जंग जो है आखिर क्यों शुरू हुई और कब शुरू हुई थी। देखिए इस रिपोर्ट में। नेपाल में हालिया राजनीतिक संकट पिछले 20 दिसंबर को तब शुरू हुआ था जब राष्ट्रपति भंडारी ने प्रधानमंत्री ओली की अनुशंसा पर संसद के निचले सदन को भंग कर 30 अप्रैल और 10 मई को नए सिरे से चुनाव कराने का ऐलान किया था। इस पर तत्कालीन सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यानी एनसीपी के एक हिस्से ने और नेपाली कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने अपना विरोध दर्ज कराया था। उस वक्त एनसीपी में अंदरूनी कलह चरम पर पहुंच जाने के बाद संसद के निचले सदन को भंग करने का कदम उठाया गया था। दरअसल एनसीपी में 2 गुटों के बीच महीनों से सत्ता के लिए रस्साकशी चल रही थी, जिनमें से एक गुट का नेतृत्व ओली जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व पुष्पकमल दहल प्रचंड कर रहे थे। बता दें कि ओली की सीपीएन यूएमएल और प्रचंड की सीपीएन माओवादी सेंटर के 2018 में विलय होने के बाद एनसीपी का गठन हुआ था। एनसीपी की कलह तब खुलकर सामने आई थी जब प्रचंड ने आरोप लगाया था कि ओली पार्टी से परामर्श किए बिना सरकार चला रहे हैं, जबकि ओली ने इस आरोप को खारिज किया था और प्रचंड को पार्टी के मामलों को संभालने में असहयोग करने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद ओली को तब बड़ा झटका लगा था जब फरवरी में देश की शीर्ष अदालत ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को बहाल कर दिया था। अब दोनों पार्टियों ने, एक तरफ केपी शर्मा ओली और दूसरी तरफ नेपाली कांग्रेस के नेता, इन दोनों ने राष्ट्रपति के सामने जाकर ये कहा था कि हम दावा करते हैं कि हमारे पास ज्यादा सांसद हैं और हम नेपाल में सरकार अपनी बना सकते हैं। अब क्या होगा, ये चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने, जो कि नेपाल के राष्ट्रपति हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर जो है किसकी सरकार बनती है नेपाल में। क्या केपी शर्मा ओली की कुर्सी रहती है या चली जाती है? मौजूदा राजनीतिक हालात क्या है नेपाल के, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। नेपाल में संसद के तीसरे सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के भंग होने से एक नया संकट खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने निचले सदन को भंग करने और मिड टर्म चुनाव की तारीख का ऐलान किया है। ये चुनाव 12 और 19। इसके साथ ही आपको बता दें कि ओली ने दावा किया था, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने दावा किया था कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 153 सदस्यों का समर्थन हासिल है। वहीं नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने 149 सांसदों का समर्थन होने का दावा किया था। इन दावों पर इसलिए सवाल उठ रहे थे कि दोनों पक्षों के आंकड़ों की कुल संख्या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मौजूदा संख्या 271 से
ज्यादा हो रही थी। इसी के साथ आपको बता दें कि नेपाली मीडिया की खबरों के मुताबिक ओली और देउबा दोनों ने कुछ ऐसे सांसदों का समर्थन का दावा किया था जिनका उन दोनों की लिस्ट में नाम शामिल थे। ओली ने अपने दावे में एक दिन पहले राष्ट्रपति भंडारी से सिफारिश की थी कि नेपाल के संविधान के आर्टिकल 76 के अनुरूप नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब उन्होंने एक और शक्ति परीक्षण के लिए अनिच्छा जाहिर की थी। बता दें कि ओली CPN UML के अध्यक्ष हैं, वहीं उन्होंने 14 मई को तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। राष्ट्रपति भंडारी ने ओली को 13 मई को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जबकि विपक्षी पार्टियां नई सरकार बनाने के लिए संसद में बहुमत हासिल करने में नाकाम रही थी। इससे 3 दिन पहले ओली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अहम विश्वास मत हार गए थे। ओली को नई सरकार चलाने के लिए सदन में बहुमत साबित करने को 30 दिन का वक्त मिला था। उनकी पार्टी CPN UML 121 सीटों के साथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि मौजूदा संख्या बल के हिसाब से सरकार बनाने के लिए 136 सीटों की जरूरत थी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ADN इंडिया और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद।